भारतीय न्याय संहिता। एक उसका छोटा सा बिंदु बताने के लिए मैंने यह बातचीत शुरू करी है, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आने वाले वक्त में सरकारें आपके साथ क्या करने वाली हैं। ना मैं ये कहूंगा कि ये वाली सरकार, ना मैं ये कहूंगा अगले वाली सरकार, क्योंकि जिस कानून के दम पर, जिस कानून की आड़ लेकर आपके ऊपर अत्याचार किया गया था अभी इस वक्त एनडीएम में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये इससे पहले वाली सरकार ने बनाया था। समझ गए? जिस कानून की आड़ लेकर हमारे नेताओं को, अभिनेताओं को, क्रांतिकारियों को, किसी को भी जो भी दुश्मन है, जो उस वक्त सत्ता का विरोधी है, दुश्मन पार्टी को बिलोंग करता है, मतलब वो लोग उसको दुश्मन मानते हैं, उसको 6-6 महीने तक जो अंदर डाला जाता है, उस वक्त उसको डाला जाता है यूएपीए के अंडर। यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। वो कब बना था? 1965 में, 1965 में। 1965 में कानून बना, 1975 में इमरजेंसी का दौर आया, 10 साल के बाद। इसी तरह से एनडीएम में 2005 में बना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और उसका इंप्लीमेंटेशन 2019 में किया गया। बीच में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू के नाम पर भी किया गया था, परंतु मोटे लेवल पर कोरोना के लिए जब लॉकडाउन लगाने के लिए एनडीएमए का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से कोई भी कानून है वो साथ के साथ इंप्लीमेंट तब करते हैं जब दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, लोगों के अंदर यह भावना सरकार प्रचारित करने में, प्रसारित करने में कामयाब हो जाए कि लोग उस कानून को अच्छा मानते हैं। क्योंकि कानून कोई भी आपके ऊपर लागू होता है वो आपकी कंसेंट के बिना, आपकी सहमति के बिना आपके ऊपर लागू नहीं माना जाता है। तो आप सहमति देते कैसे हो? वो तो आपने अपने नेता को वोट डालकर दे रखी है पहले ही। और असहमति कैसे देते हो? या तो कोई धरना देकर, या कोई विरोध में चिट्ठी लिखकर, या कोई रैली निकालकर, या किसी तरह से ऑब्जेक्शन उठाकर। वो हमें करना आता नहीं, ना वो हमारे को स्कूल में सिखाया जाता, ना वो कॉलेज में सिखाया जाता, ना ऐसी कोई लोकतंत्र की कोई किताब बनी, ना इसके अंदर हम लोगों को कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट दिया कि भाई तुमको एक कानून पसंद नहीं है तो तुम उसको कैसे विरोध कैसे करोगे, ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं। तो हमारे अंदर ऐसी हिम्मत नहीं। मैं दोनों तीनों कानूनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। लैंड बैंक वाले कानून में उन लोगों ने लिखा, जो मोटी बात है, जो आपके काम की बात है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। उसमें उन्होंने सिर्फ एक बात लिखी, और देखना ये ऐसा लगेगा जैसे बड़ी नॉर्मल सी बात है, कोई खास बात नहीं है, कि हम लोग गांव की हर जमीन जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है उसकी रजिस्ट्री करेंगे, और क्योंकि गांव की जो जमीन है वो लाल डोरे के अंडर आती है तो लाल डोरा तोड़ेंगे, और लाल डोरा तोड़कर हर आदमी को उसकी जमीन का, उसके मकान का मालिकाना हक देंगे, जिससे उनके बीच के झगड़े खत्म हो सके। बड़ी अच्छी बात लगती है सुनने में, तो भाई बात तो बहुत बढ़िया, और बल्कि बसों के ऊपर और सब जगह ये कहा भाई हमने लाल डोरा तोड़कर स्वामी मालिकाना हक दिया, है ना। लेकिन उसी कानून के अंदर एक बात लिख दी कि गांव में जिस जमीन को कोई व्यक्ति क्लेम नहीं करेगा वो जमीन सरकार के नाम रजिस्टर हो जाएगी। अब जमीन को क्लेम कौन कौन नहीं करेगा? आपका चाचा विदेश में रहता है, सारे बच्चे वहीं रहते हैं, वो क्लेम करने के लिए तो आएगा नहीं। उसका बाड़ा पड़ा है, उसका घर पड़ा है, विला पड़ा है, उसको किसी ने क्लेम नहीं किया। हम तो कराएंगे नहीं भाई, अपने चाचे तो होगा, वो नहीं करेंगे। कोई गांव का बाणिया, कोई गांव का दूसरा आदमी उद्योगपति या बड़ा दूसरे शहर में रहता है, जिस टाइम पर रजिस्ट्री होने लग रही है वह भी जमीन, उसका भी कोई वाली वारिस नहीं है, तो उन्हें सरकार अपने नाम कर जाएगी। अब रहेगी गांव की जमीन, जिसको कोई भी आदमी नहीं कहेगा कि मेरी है, जोड़ की जमीन, मंदिर की जमीन, अस्पताल की जमीन, आपके शामलात की जमीन, जंगल इसकी स्कूल की जमीन, अस्पताल और इसके पावर हाउस की जमीन, या कोई और सामूहिक जमीन जो गांव खातर छोड़ रखी गांव वाला ने, वो गांव के लिए गांव वाला ने छोड़ रखी थी, और वह गांव की जमीन थी, उस पर किसी ने मालिकाना हक नहीं दिताया, और 2 साल तक, लगभग 2 साल तक उन्होंने चुनाव नहीं होने दिए। तो सरपंचों ने अपना बस्ता वहां रख रखा था, और एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में सारी पावर थी गांव की तरफ से निर्णय लेने की। उधर से पंचायत सेक्रेटरी इनके थे ही, पंचायत सेक्रेटरी की मिली भगत एडमिनिस्ट्रेटर और सरपंचों की मदद से जितनी भी गांव की वो जमीन जो किसी ने क्लेम नहीं करी, सारी की सारी सरकार ने रजिस्ट्री अपने नाम कर ली। तो ये बाप के गामा की जो सामूहिक जमीन है वह सरकार ले गई। पता था? किस किस को नहीं पता था यह बात कि आपके नाम नहीं बची है वह जमीन? ठीक, मजा आया। अब आपके गांव में जो स्कूल है वो अब आपका स्कूल नहीं बचा,
वो आपके दादा परदाताओं ने दान करके इकट्ठा कर करके ना जमीन इकट्ठी करके स्कूल बनाया जरूर था। किसी ने 11,000 किसी ने 21,000 उस टाइम पे दिए थे मोटे मोटे दानी सज्जन लोगों ने, और मेहनत लगाई थी और वो स्कूल बनाए थे अपने हमारे बच्चे पढ़ लेंगे। वो स्कूल समाज के स्कूल होया करते। बाद में उसमें सरकार ने अपने मास्टर भेजे, फिर सरकार ने उसके कागज लिए, फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई और स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां पैसे आदेश पारित करे कि शिक्षा का भट्ठा गोल हो गया। लोगों ने अपने बालक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने शुरू कर दिए तो सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। सरकारी स्कूलों में सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ने जाने लगा। गरीब आदमी के पास इतना समय नहीं कि वो मास्टर के उन षड्यंत्रों को समझ सके जो सरकार अब उस मास्टर के जरिए चलाने लग रही है, इसलिए उसको ध्यान देने वाला कोई बचा नहीं। और आपके पैसे धीरे धीरे सारे तो फंड खा गए, गणे फंड होया कर उनमें, रेड क्रॉस के न्यारे, हेल्थ के न्यारे, स्पोर्ट्स के न्यारे, है ना। मैं भी मास्टर था तो मैंने बेरा इतने रजिस्टर होया करे, वह उन रजिस्टर में सारे खाली करने के आदेश दिए बकायदा। मतलब एक टाइम ऐसा आया जब ये कहा कि ये सारे के सारे फंड खाली कर दो। तो जी अब जमीन आपकी जा चुकी है वहां से। और 21 अगस्त 2022 को जब कोरोना की लॉकडाउन में लोग घरों में बैठे हुए थे, उन दिनों में सरकार ने एक फरमान जारी किया था हर पंचायत के पास। 2022 में कौन कौन था? अगर कोई सरपंच है क्या यहाँ? सरपंच या उसके परिवार से जानकार आदमी अगर कोई हो तो मैं बता दूं। हरियाणा से आप? पंजाब से? हरियाणा पंजाब में रजिस्ट्री होली? पंजाब में अभी नहीं हुई, कोई नहीं, अभी करेंगे, अभी चल रही है पूरे देश में, पंजाब ही बचा होगा शायद। हाँ, तो हर पंचायत के पास एक चिट्ठी आई थी सरकार की, जिसमें पीएमओ से आई थी बकायदा, जिसमें यह पूछा गया था कि आपके गांव की कौन सी जमीन और कितनी जमीन 99 साल के पट्टे के लिए मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल है। जिस वक्त वो आर्मी की जमीन और रेलवे की लाखों एकड़ जमीन को मोनेटाइज कर रहे थे ना, उस टाइम की बात बता रहा हूं। अगर जाके अपने गांव के सरपंच से पूछ लियो कि आया था कि जोड़ बेचना हो, स्कूल बेचना हो, अस्पताल बेचना हो, चपाड़ बेचनी हो 99 साल के लिए, वो बता दो। जिस भी गांव में 99 साल के पट्टे पे किसी सरकार ने अगर कोई जमीन ली थी और वो टाइम किसी का पूरा हो लिया है कहीं पर, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो जमीनें अब सरकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी इस टाइम पे कुछ जगह ऐसी हमारे सामने आई थी। अब अगला बिंदु बताता हूं। तो मजा आया ना जी? पंचायती जमीन आपकी जाली और व्यक्तिगत जमीन आपके गांव में जाकर पता करियो। अगर 1000 घर है ना, मैं गारंटी से कहता हूं 990 घर इसे पावेंगे जिनकी जमीन बैंकों में नीलाम हुई पड़ी है केसीसी के नाम पे। कोई 2-4 घर मिलेंगे जिन्होंने केसीसी नहीं बनवा रखा, नहीं तो सबकी व्यक्तिगत जमीन भी बैंकों में पड़ी है और सरकारी जमीन वहां जाली है। और ऊपर से एक खुशखबरी दे देते हैं, 15 दिन पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने एग्रो बिजनेस, ये मतलब चुनाव से 15 दिन पहले की बात कर रहा हूं, जब ये होया था, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले जिस टाइम पे सरकार थी, पूरा एग्रीकल्चर का बिजनेस और उसकी बैंकिंग सारी की सारी अडानी ग्रुप को सौंप दी है। यानी कि और एक और कमाल की बात है, आपके पास किसी के भी पास केसीसी का पैसा जमा कराने के लिए कैश नहीं है, किसी के पास भी नहीं है गांव में। सब जब अपना केसीसी का पैसा जमा कराते हैं तो किसी से मांग के लाते हैं, जमा करा के ब्याज कटवा के वापस अगले को देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। यानी कि अब की बार जब केसीसी का जब जमा कराने के लिए ऑर्डर आएगा अडानी जी का, तो किसी के पास नहीं होगा, दिए पीछे है ही नहीं भाई, मना अपनी करानी, और किसी के पास नहीं, तो सबकी जमीन के नीलामी के आदेश आएंगे। और अगर आपकी जमीन नीलाम होगी तो जमीन हो जाएगी बैंक की, और बैंक अगर अडानी का होगा तो जमीन हो जाएगी अडानी की, और अडानी का सारा पैसा शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट चलती वहीं से है, वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, और फिर लंदन, और फिर इजराइल। यानी कि वही इजराइल जिसने अंग्रेज भेजे थे उस टाइम पे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी ना, वो भी उसी इजराइल के रास्ते से आई, यानी उन्होंने ही भेजी थी, कहने का मतलब। यानी कि वही इजराइल दोबारा से आ रहा है, यानी गुलामी का दौर दोबारा से आपको दिखाई दे रहा है, मेरे को तो दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि मारे तो ज्यादा चढ़ रहा है, आपका पता नहीं चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है।